हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 24। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका की एक तरह से व्याख्या करनी है यहाँ पे। तो चलिए इसमें देखते हैं उत्तर देखने से पहले ये आप देखते हैं कि ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रकृतिवाद की, तो जो प्रकृतिवाद के मुख्य दार्शनिक हैं वो हैं रूसो बालक के मस्तिष्क को उस समय तक निष्क्रिय ही रखना चाहते हैं जब तक कि वह जहाँ तक वो संभव हो सके। वह चाहते हैं कि बालक बाहरी दूषित वातावरण से बचा रहे। वह बालक को धनात्मक शिक्षा देने का विरोध करते हैं। अब धनात्मक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो उचित समय के आने से पूर्व ही मस्तिष्क को प्रौढ़ है, एक तरह से प्रौढ़ता प्रदान करती है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, जो रूसो थे वो निषेधात्मक शिक्षा, जिसके अंतर्गत सत्य की शिक्षा ना देकर असत्य से बचने की शिक्षा दी जाती थी और गुणों की शिक्षा ना देकर बल्कि अवगुणों से बचाना होता था बालक को। और यहाँ पर हमने देखा था कि रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में कहा था कि बालक की प्रथम शिक्षा विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होनी चाहिए और इसमें सत्य और सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल सम्मिलित ना होकर बालक के हृदय से अवगुण तथा मानव को त्रुटि से बचाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से रूसो सत्य की शिक्षा ना देकर असत्य से बचाना, गुणों की शिक्षा ना देकर अवगुणों से बचाने की ओर ध्यान देते हैं। यानी कि इनकी जो शिक्षा थी वो निषेधात्मक थी। और इसमें हम देखते हैं कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा थी उसमें अध्यापक की क्या भूमिका थी। तो प्रकृतिवादी अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक को कोई महत्व नहीं देते थे। तो दोस्तों, इसके पहले भी हमने देखा, जो भी लेक्चर इसके पहले हमने देखे थे उसमें भी शिक्षक के विषय में कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया था। उनका कहना है कि प्रकृति को बालक की वास्तविक शिक्षक है। जो प्रकृति बालक की वास्तविक शिक्षक है। वे कहते हैं कि शिक्षक तो दूषित समाज का ही एक अंग है। तो दोस्तों, जैसा कि उन्होंने समाज में आते ही बालक को दूषित हो जाने के लिए कहा था, तो यहाँ पर दूषित हो जाने का क्या मतलब कि बालक जब प्रकृति की गोद से आता तो उस समय वो सौरभ बिखेरता है। इसी तरह का स्टेटमेंट था कि सौरभ बिखेरते हुए आता है, लेकिन जैसे ही वो समाज के संपर्क में आते ही वो दूषित हो जाता है। यही स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर हम देखें, शिक्षक को दूषित समाज का ही एक अंग माना, इसलिए उससे बालक के सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए उससे बालकों के सुधार की आशा, यहाँ पे वही चीज़ें दोबारा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक भी समाज से ही आता है, तो वो भी समाज से दूषित हो गया है, एक तरह से दूषित समाज का ही एक अंग है वो। तो इसलिए उसको बालकों के सुधार की आशा उससे नहीं की जा सकती और केवल इतना चाहते हैं कि शिक्षक बालक के सहायक और मित्र के रूप में रहकर कार्य करें। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक को सहायक के रूप में बालक का रह के उसको सहायता करनी चाहिए। और इस संबंध में J.S. रॉस का कथन है कि शिक्षक एक ड्रामे का स्टेज बनाने वाला, सामग्री तथा अवसरों को देने वाला, आदर्श वातावरण एवं परिस्थितियां बनाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, J.S. रॉस का क्या कथन है कि शिक्षक एक ड्रामे का स्टेज बनाने वाला, जिस तरह से ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो उसमें जो स्टेज मेकर होते हैं, सेम ऐसा ही कार्य एक शिक्षक का होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक का एक तरह से कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सामग्रिक अवसरों को देने वाला होना चाहिए और आदर्श वातावरण एवं परिस्थितियाँ बनाने वाले तक केवल होना चाहिए। वहाँ पर उसे शिक्षक को निर्देशित देने का कार्य नहीं करना है अपने छात्रों के लिए, बल्कि केवल उसके लिए एटमॉस्फेयर
तैयार करना और सामग्री और अवसरों को तैयार करना, और साथ ही जो उसका एक तरह से स्टेज बनाने के लिए कहा गया है। क्योंकि स्टेज बनाना नाटक के लिए यहाँ पे जो छात्र हैं, एक तरह से प्रकृतिवादी शिक्षा में छात्रों को एक ड्रामा हीरो या ड्रामा प्लेयर, जो भी ड्रामा क्रिएट करते हैं, उस रूप में उनको समझा गया है कि वो अपने अनुभव के माध्यम से वो सारे रोल प्ले करें। बल्कि यहाँ पर केवल जो शिक्षक है वो एक ड्रामे का स्टेज बनाने वाला होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे देखिए, जिसके द्वारा बालक का स्वाभाविक विकास हो सके, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, उनकी सहायता करना जिससे कि उनका स्वाभाविक विकास हो। किसी का हस्तक्षेप, लोगों ने प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक के लिए किसी भी तरह का हस्तक्षेप शिक्षक के लिए मना किया गया, बल्कि शिक्षक यहाँ पर बिल्कुल भी एक तरह से शिक्षक महत्वपूर्ण नहीं है प्रकृतिवादी शिक्षा में। इस प्रकार शिक्षक का कर्तव्य बालक के लिए प्राप्त साधनों से स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करना, जिससे बालक का स्वाभाविक विकास संभव हो सके। शिक्षक का व्यवहार बालक के प्रति अच्छा होना चाहिए, उसके इसी व्यवहार से बालकों को उत्साह और प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक को एक सहायक के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। अनेक प्रकृतिवादी रूसों के उपयुक्त बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे शिक्षक को बालक के लिए आवश्यक मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रूसों के विचारों का खंडन भी किया गया है। वो बहुत सारे प्रकृतिवादी विचारक हैं जो रूसों के इस विचार से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि शिक्षक बालक के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, जिससे शिक्षक को छात्र को प्रमुख और पाठ्यक्रम को गौण मानना चाहिए। यहाँ पे प्रकृतिवादी विचारक क्या कहते हैं, जो रूसों के विचार से सहमत नहीं, वो कहते हैं कि शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए और साथ ही छात्र को प्रमुख और पाठ्यक्रम को गौण बनाना चाहिए। इसलिए उसे बालक की रुचि, रुझान, आवश्यकता और मानसिक विकास का ज्ञान होना चाहिए। यंत्रवादी प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बालक के लिए इस प्रकार का अनुकूलित वातावरण तैयार करे जिससे बालक का व्यवहार अपेक्षित दिशा में ढाला जा सके। और जीव विज्ञानवादी व प्रकृतिवादी भी बालकों की मूल प्रवृत्तियों के विकास के लिए शिक्षक की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा में ही रूसो जो कि शिक्षक को महत्वपूर्ण नहीं मानता है बालक की शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा के लिए, लेकिन अन्य जो प्रकृतिवादी विचारक हैं वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा है बालक के लिए, शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षा के लिए उचित वातावरण मेंटेन करना, शिक्षा के लिए बालक में मूल प्रवृत्तियों का विकास करना, ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के माध्यम से ही संभव है। इसलिए प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग विचारक जो कि प्रकृतिवादी विचारकों के माध्यम से अपनी अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, हमेशा अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए, अपनों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।